पत्नियां मुकदमों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर देती हैं। कहीं किसी महिला ने प्यार प्रेम को वापस नहीं मांगा है, पतियों से केवल धन मांगा जाता है। पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछें? शादी के समय से पहले के उन एविडेंसेस के बारे में पूछें जो दहेज मांगा जाना दिखाते हों। अब शादी के दौरान हुए खर्चे का स्रोत पूछिए। यह जो 30 लाख रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है, वह पैसा था कहाँ? बाजार से पत्नी के घर तक जो ढुलाई की गई थी, उस ढुलाई की रसीद दिखाओ। महिला के पिता का ITR मांगो। मुकदमा ना तो सेक्शन की जानकारियों से जीता जाता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को याद करके जीता जाता है। भारत में पत्नियां वैवाहिक विवादों के चलते अब कोई एक अकेला मुकदमा शुरू नहीं करती, बल्कि मुकदमों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर देती हैं। पति के विरुद्ध पत्नी को खर्चा मिलना तो इतना निश्चित है कि अनेक कानूनी सलाहकार कहते हैं, आओ मुकदमा शुरू करवा दो, हमारी फीस हर महीने मिलने वाले खर्चे से हम अपने आप लेते रहेंगे। मुकदमों के इस इकोसिस्टम में पहला तो 85-86 VNS वाला मुकदमा होता है, जिसमें 316 VNS भी जोड़ दिया जाता है। दूसरा मुकदमा पत्नी द्वारा पति से खर्चा पाने का 144 BNSS का होता है और तीसरा मुकदमा हमेशा ही 12 DV एक्ट की पिटीशन डाल दी जाती है। साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट या ऐसे ही दूसरे मुकदमे होते हैं जिनमें ऐसे कानून बने हैं जहां न्याय न्याय चिल्लाते पति का गला बैठने वाला है, लेकिन जहां अंत में एक नुकीला कानूनी खंजर उसको घायल कर देने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं जिससे इस मुकदमों के इकोसिस्टम में चाहे कितना भी झूठ भर दिया गया हो, पति कभी हारेगा नहीं। उसके विरुद्ध खड़े झूठ को, झूठे मुकदमों को हारना पड़ेगा। पतियों के खिलाफ लाए गए इन मुकदमों के इकोसिस्टम में कहीं किसी महिला ने प्यार प्रेम को वापस नहीं मांगा है। किसी मुकदमे में, किसी पिटीशन में यह मांग नहीं होती है कि हमारे पतियों का प्रेम हमें वापस लौटा दिया जाए। हर बार पतियों से केवल धन मांगा जाता है। कानून ऐसे बना दिए गए हैं जहां महिलाओं को केवल खर्चे, मेंटेनेंस, अलग कमरा, सुरक्षा, कंपनसेशन और घरेलू सुविधाएं दिलवाने की बात करते हैं। कोर्ट्स में पति की काउंसलिंग की जाती है। बता क्या देगा, कितना देगा, कब देगा। पति के घर, रसोई और बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए, इस बात को बाहर के वे लोग तय करते हैं जिन्हें इस काम के बदले तनख्वाहें दी जाती हैं। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज लोग विचित्र सिद्धांत अपने जजमेंट्स में लिखते हैं और पिस केवल पति रहा है। कुछ भोले लोग कहते हैं कि महिला आयोग की तरह से पुरुष आयोग बनवा दो, समस्या हल हो जाएगी। ऐसे भोले भट्ट एक ख्याली चूरमे की इंतजार में अपनी जिंदगी खराब करते रहते हैं। साथ में दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी करो। लेकिन हम इस इकोसिस्टम के तिलिस्म को अपने मंत्र की सहायता से फूंक देने का रास्ता लेकर आए हैं। आपको, पतियों को अब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप पाएंगे कि झूठे मुकदमों के इस मकड़जाल में 3 प्रमुख आक्रमण होते हैं। 498A IPC का, जो अब 85-86 BNS हो गया है। दूसरा हमला होता है 125 CRPC मेंटेनेंस का, जो अब 144 BNS हो गया है। और तीसरा सबसे बड़ा आक्रमण 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का होता है, जिसे घरेलू हिंसा कहते हैं। इनमें आरोप लगाए जाते हैं और अनेक रिलीफ्स मांगे जाते हैं, जैसे रेजिडेंस ऑर्डर, इंटरिम मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन ऑर्डर, कंपनसेशन और लिटिगेशन एक्सपेंसेस आदि। इन 3 आक्रमणों में से 144 BNSS और घरेलू हिंसा वाले मामले में पत्नी अनियंत्रित रूप से अनेक झूठ लिख कर ले आती है। सास मुझे दुखी रखती थी, ससुर मुझे घूरता रहता था, पति प्यार नहीं करता था। इनमें आप क्या साबित करोगे और कैसे साबित करोगे, इस बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। जो उसकी मर्जी आया उसने वह फैक्ट लिख लिया और जो मर्जी आया उसने आरोप लगा दिया। लेकिन एक जगह पत्नी वास्तव में कमजोर होती है और वह जगह है 498A IPC या 85-86 BNS का मुकदमा। हालांकि इसमें भी पुलिस उसे यह सुविधा तो देती ही है कि वह जो मर्जी आए आरोप लगा दे, लेकिन जो आरोप झूठे होते हैं
पुलिस को उनका सबूत मिल नहीं पाता है, चार्जशीट का वह हिस्सा बिना कोरोबोरेटिव एविडेंस के ही कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है और यही सारी समस्या की चाबी भी होता है। यदि आप इतनी बात और इसका लॉजिक समझ गए हैं तो आप बहुत जल्दी पूरा समाधान पाने वाले हैं। 144 बीएनएसएस और घरेलू हिंसा वाले मामले शुरू में तो सिविल मैटर की तरह होते हैं, लेकिन इनके परिणाम क्रिमिनल केसेस की तरह होते हैं जिनमें जेल और दंड दोनों का इंतजाम होता है। इनमें मजिस्ट्रेट कोर्ट हर स्टेज पर पत्नी को नया अधिकार देता रहता है जिसको ना मानना एक क्रिमिनल दंड बनता रहता है। कुछ नए अधिकार तो ऐसे हैं जो बिना प्रूफ के ही दे दिए जाते हैं, जैसे शुरुआती खर्चा, रहने का स्थान, सुरक्षा रिलीफ आदि। दूसरी ओर 498 ए आईपीसी या 8586 बीएनएस में यदि डिफेंस अच्छा क्रॉस कर दे, दहेज की मांग, दहेज का लेना देना, क्रूरतापूर्ण आचरण आदि पर महिला के आरोपों को तोड़ दे तो महिला के आरोप निराधार हो जाते हैं और वह कोर्ट में एक झूठा गवाह दिखाई देने लगती है। 498 एआईपीसी में महिला और उसके गवाहों को, पुलिस को कैसे तोड़ा जाता है, इसकी अनेक वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। आज भी हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आप यह समझ लें कि आपको इन मामलों में अब सही समझ विकसित करनी होगी। यहां तक यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पति के खिलाफ पत्नी के मुकदमा इकोसिस्टम में मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा वाले मुकदमे शुरुआत में लगते तो सिविल केसेस हैं, लेकिन उनके परिणाम हमेशा जेल व जुर्माना आदि होते हैं। जबकि 498 ए वाला केस होता तो क्रिमिनल केस है, लेकिन उसमें महिला के केस की बिसात को पुलिस तय करती है। वहां का एविडेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की क्षमता पर निर्भर करता है और इसे हम सब भली भांति जानते हैं। यानी पुलिस द्वारा लाई गई 498 ए की चार्जशीट इस पूरे मुकदमा इकोसिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी होती है। यदि यह 498 ए वाला केस सबसे पहले डिसाइड हो जाए तो आप इस केस में रिकॉर्ड हुए एविडेंस की कॉपी से पत्नी के उन दूसरे केसेस को भी रोक सकोगे, उनके एविडेंस को अटका सकोगे जिनमें पत्नी ने अनियंत्रित आरोप लगाए हुए हैं। यदि 18 मार्च वाली घटना हुई थी तो आपने वह घटना 498 ए वाले केस में पुलिस को क्यों नहीं बताई थी? मेरा कहना है कि 18 मार्च वाली घटना झूठी है, इसीलिए वह क्रिमिनल केस के आईओ को कभी नहीं बताई गई थी। आप देखेंगे कैसी भी पत्नी हो, कैसे भी उसके वकील हो, इन सवालों के सेट को वह झेल नहीं पाएगी और आप डीवीए केस में अपनी पहली जीत लिखवा रहे होंगे। कई बार पति ऐसे लोगों से सलाह पाने को मजबूर होता है जो पति की मुश्किलों में अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। पति के ऊपर मुश्किल आती है, उनको लगता है कि उनका एक रोजगार पक्का हो गया है। वे पति को क्वैशिंग की गलत सलाह देकर अगले 5-7 साल तक हाई कोर्ट में उलझा देते हैं और इसी दौरान पत्नी अपनी अनियंत्रित प्लीडिंग वाले मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा के मामलों को एडवांस स्टेज तक ले आती है। हाई कोर्ट से 498 ए आईपीसी वाले मामलों की क्वैशिंग मांगने गए पति को हमेशा हताशा ही हाथ लगती है और जब तक वह वापस आकर अपना ट्रायल शुरू करवाता है, सिविल प्रोसीडिंग्स के जजमेंट्स आकर पत्नी के आरोपों को सपोर्ट करने लगते हैं और पति की बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। यह हार पत्नी के किसी मजबूत एविडेंस की बजाय पति के गलत निर्णय से पैदा होती है। जो केस 498 ए आईपीसी का, जो केस उसको सबसे पहले डिसाइड करवाना था, वह उसकी क्वैशिंग की मांग में हाई कोर्ट परिसर के भीतर अपने 5-7 साल का समय, पैसा, हिम्मत, चतुराई सब कुछ हार कर तब ट्रायल कोर्ट में लड़ने के लिए वापस आता है। इस समय के दौरान में पत्नी को अपने वे दावे भी स्थापित करने का अवसर मिल जाता है जो पति को बर्बाद कर देने वाले होते हैं। अब सवाल है कि जब 498 ए में हम क्वैशिंग में ना जाकर सीधे ट्रायल में जाएं, तो पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन में, पत्नी के या माता या भाई के क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछें कि उसका यह 498 ए वाला केस धरती पर लौटने लगे। क्रॉस में पहली बात तो शादी के समय से पहले के
उन एविडेंसेस के बारे में पूछें जो शादी की बात चलने के दौरान दहेज मांगा जाना दिखाते हों। 6000 से अधिक ये वाले केस करने के बाद भी हमें ऐसा केस आज तक नहीं मिला जिसमें पुलिस ने इस प्रश्न को इन्वेस्टिगेट किया हो और एविडेंस जुटाया हो। इस एविडेंस के अभाव में सेक्शन 3 और 4 डॉवरी एक्ट का खात्मा अपने आप हो जाता है। अब शादी के दौरान हुए खर्चे का स्रोत पूछिए। महिला व महिला के पिता दोनों से पूछिए, क्या आपके बैंक अकाउंट की पासबुक रिकॉर्ड पर लगाई गई है? आपने यह जो 30 लाख रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है वह पैसा था कहां? अपना बैंक खाता दिखाओ, उस मित्र या रिश्तेदार को दिखाओ जिससे आपने पैसा लिया हो, और वह पैसा कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा। दहेज के सामान की खरीदी का बिल दिखाओ। बाजार से पत्नी के घर तक उस दहेज के सामान की जो ढुलाई की गई थी उस ढुलाई की रसीद दिखाओ। देखो कि रसीदों पर उन दुकानों का जहां से ये चीजें खरीदी बताई गई हैं उनका इनकम टैक्स नंबर, वैट नंबर, जीएसटी नंबर आदि लिखे हैं या ये रसीदें फर्जी हैं। महिला के पिता का ITR मांगो, इनकम टैक्स रिकॉर्ड मांगो कि दिखाओ यह खर्चा आपने सरकार को कहां बताया था। यानी कि इस क्रॉस से आप केस को ध्वस्त कर दोगे। सिर्फ सही सवाल और सही समय पर सही टोन में पूछने की जरूरत है। पतियों को यह समझना होगा कि मुकदमा ना तो सेक्शन की जानकारियों से जीता जाता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को याद करके जीता जाता है। एक मुकदमा एक लीगल युद्ध होता है। इसमें रणनीति, चतुराई, समझ और साइकोलॉजी सब कुछ दांव पर लगाया जाता है। हमने आपको बता दिया है कि वैवाहिक विवादों के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कौन सा सही एंट्री पॉइंट सबसे बेहतर है। जब आप इस चक्रव्यूह के भीतर घुस जाएंगे और कानून के तीरों से जीत को लिख देंगे तो बाहर निकालने का रास्ता भी आपको स्वतः ही मिल जाएगा। ऐसा संभव है कि वास्तविक लड़ाई लड़ते हुए आपको कुछ और समस्या भी सामने आ जाएं, क्योंकि हर एक लड़ाई भीतर से अलग तरह की होती है। तो आपकी लड़ाई में क्या विशेष अड़चन है, यह बात आप हमसे पूछिए। हम उसका समाधान भी आपको दे देंगे। हम आपको बताएंगे, क्योंकि वकालत हमारा रोजगार नहीं है। आपको झूठे आरोप से बचाने के लिए यह हमारा एक मिशन है। हम हर हालत में आपको बचाकर लाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं कौशल से तय होते हैं। यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहाँ इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती, बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल हमें धारा 15 पर जोर देना चाहिए। लेकिन सर, रिवीजन पेपर्स में ये बिंदु देखें। ठीक है, हम इसे संशोधित करेंगे और दाखिल करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती, बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है। और फाइनल आर्गुमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। The foundational principle of our justice system, Your Honor, is the presumption of innocence. कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस, गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यही मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।